नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। बिहार वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली है और ये यात्रा 10 जिलों के भ्रमण से खत्म होगी। तेजस्वी यादव जो है वो 10 जिलों का भ्रमण करने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये उन जिलों को कवर करने की कोशिश है जो राहुल गांधी के समय पर कवर नहीं हो पाई थी। पर दूसरी ही तरफ अमित शाह की भी एंट्री बिहार में होने वाली है और अमित शाह की एंट्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर और कई चुनावी मुद्दों पर बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। तो क्या है पूरा मांजरा और क्या कुछ होने वाला है, आज मुद्दा यही होगा। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आखिर ये यात्रा क्यों, अभी इतनी बड़ी भव्य यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर की, लेकिन उसके तुरंत बाद ये बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों का भ्रमण, क्या तेजस्वी अलग रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त विपक्ष के सबसे प्रबल दावेदार प्रमुख चेहरे हैं और पिछली जो यात्रा हुई वो वोटर अधिकार यात्रा थी, यानी कि वो एसआईआर के मुद्दे से जुड़ी हुई यात्रा थी। तो आरजेडी के लोग ये बताना चाह रहे हैं कि दरअसल वो वोटर अधिकार यात्रा थी क्योंकि वो वोटर्स के एसआईआर से जुड़े अधिकार, उनके ऊपर जो कुठाराघात हो रहा था उससे भिड़ने के लिए हमने निकाली थी। लेकिन असली मुद्दा जो है वो बिहार के अधिकार का है और बिहार के अधिकार का जो मसला है उसको लेकर के उस यात्रा के पहले भी निकलते रहे हैं तेजस्वी और उस यात्रा के बाद भी निकल रहे हैं तेजस्वी। तो ये बताने की कोशिश हो रही है आरजेडी के द्वारा कि जो सबसे प्रमुख चेहरा है वो चेहरा बिहार के लिए फिर निकल रहा है। राहुल गांधी का आना और राहुल गांधी का इतनी बड़ी यात्रा करना दरअसल एक राष्ट्रव्यापी मुद्दे को लेकर के था जिसकी शुरुआत बिहार से हो रही है एसआईआर के तौर पर तेजस्वी ही दरअसल इस चुनाव के संदर्भ की बात अगर हम करें तो वो मुख्य चेहरा हैं। इस भावना के साथ इस यात्रा को शुरू की जा रही है और ये बात बार बार आरजेडी की तरफ से कही जा रही है। अब इसे ज़रा समझिए मुस्कान, क्योंकि इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि तेजस्वी यादव आरजेडी का पूरा कुनबा कांग्रेस के साथ जब पिछली यात्रा में गया तो पाया ये गया कि कांग्रेस को एक नई जान बिहार में मिली। और वो यात्रा पूरी की पूरी जो थी, ऐसा लगा जैसे कि एक मृतप्राय कांग्रेस बहुत दिनों से बड़ी ही सुसुप्तावस्था में थी और राहुल गांधी ने आकर जैसे उसमें जान डाल दिया। उसमें आरजेडी को क्या लाभ हुआ, उसमें महागठबंधन को क्या लाभ हुआ, इस पर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई थी। और ऐसे में एक ज़रूरी था कि आप वो यात्रा फिर से करें जो आप हमेशा बिहार के मुद्दों को लेकर के करते आ रहे हैं और इसीलिए इस रणनीति को अपनाया गया है। इसके पीछे वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं एक कसमसाहट, एक थोड़ी खींच सी है कांग्रेस के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, और वो है सीटों को लेकर एक प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है चेहरे को लेकर। सब जानते हैं कि तेजस्वी ही चेहरा है, सब मानते हैं कि तेजस्वी ही चेहरा है। बार बार इंडिकेट करने के बावजूद, बार बार बोलने के बावजूद अभी तक कांग्रेस की तरफ से उन्हें चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया है। ये बहुत छोटी बात हो सकती है। क्या ये बात तेजस्वी को खटक गई है, मतलब उनका नाम ना लेना? यकीनन हर इंटरव्यू में उनसे ये पूछा जाता है और वो कह देते हैं कि अरे वो सब तो तय है। आपको याद होगा वो बयान उनका जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको डुप्लीकेट चाहिए या ओरिजिनल चाहिए। हाँ, बिल्कुल है ना। डुप्लीकेट उन्होंने नीतीश कुमार को बनाया था और खुद को उन्होंने ओरिजिनल साबित किया था। वो खुद के लिए तो कह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे थे। सीधा सीधा पूछ दिया गया कि आपको ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, क्या आप इनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, और उस सवाल को गोल कर गए। तो जब आपको एंडोर्समेंट किसी सहयोगी दल से नहीं मिलता है तो आप वही एंडोर्समेंट लोगों से लेते हैं और ये लालू यादव की अपनी एक रणनीति हुआ करती थी। वो लोगों के बीच यूं ही निकल जाते थे। मुझे याद है ब्लू रंग की वो बड़ी एक वैन होती थी बसनुमा, उसके ड्राइवर के साथ वाली खिड़की में वो बैठ जाते थे दूसरी तरफ और वो लोगों को, आजकल तो बड़ा मॉडर्न
ये गाड़ियां आ गई हैं, वैन्स आ गए हैं, तेजस्वी की गाड़ी भी बड़ी मॉडर्न तरीके से, जो बस है उनका। हाँ, और तमाम नेताओं के, दूसरे नेताओं के। लेकिन उस वक्त जो है फिर भी लालू यादव अपना निकला करते थे। और इन यात्राओं से फायदा ये होता है कि आपका एक सीधा कनेक्ट बन जाता है लोगों के साथ। आपके पास जो फीडबैक्स आती हैं, या फिर लोगों के साथ आप जब मीटिंग्स में, बड़ी बड़ी जनसभाओं में आते हैं, तो केवल आप एड्रेस करते हैं, उनकी नहीं सुन पाते हैं। इन यात्राओं में आप उनकी सुनते भी हैं, उनको एड्रेस भी करते हैं, और एक संदेश अपने विपक्षियों को देते हैं कि देखिए ज़मीन पर हमारी ताकत क्या है। और यकीनन इस यात्रा ने, और इसके पहले जो राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा है, ज़मीन पर एक कह सकते हैं स्पंदन किया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि विपक्ष भी अब हरकत में है, तो सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत दिखाने के लिए व्यग्र है। अमित शाह पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री आकर के गए हैं, हाँ, सब कुछ टॉप ब्रास एक्टिव हो गया। अभी एक दिन पहले नड्डा जी पहुंच गए, जेपी नड्डा भी वहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के इन 3 चेहरों के अलावा और है कौन? सब के सब पहुंच रहे हैं पटना। और पटना पहुंच कर, जो बड़े चेहरे थे वही पटना पहुंच गए। जी हाँ। प्रधानमंत्री की देखिए पूर्णिया की यात्रा हो गई। आप बता रही हैं अमित शाह परसों 18 तारीख को पहुंच रहे हैं। उसके पहले एक दिन बीता है, अभी नड्डा जी पहुंच गए वहां पे। तो ऐसे में जबकि ये यात्राएं हो रही हैं, तो इन यात्राओं का अपना एक प्रभाव भी मैं देख रहा हूं कि एनडीए बीजेपी पर पड़ रहा है। 10 जिले तेजस्वी कवर कर रहे हैं, और वो जिले हैं नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। इन सभी जिलों को तेजस्वी ने अपनी यात्रा के लिए चुना है। तो क्या ये वो जिले हैं जिसको राहुल गांधी के साथ वो कवर नहीं कर पाए थे? कहा यही जा रहा है, थियोरेटिकली यही है कि ये वो जिले हैं जहां जा नहीं पाए। पर इसको ऐसे भी समझिए कि जहानाबाद, अब जहानाबाद एक जिला है जो कि गढ़ माना जाता है, एक मजबूत गढ़ माना जाता है आरजेडी का। वहां से उस यात्रा की शुरुआत हो रही है। अगला पड़ाव नालंदा। नालंदा किसका गढ़ है? नीतीश कुमार का। वहां ज्यादातर सीटें नीतीश कुमार, मात्र एक शायद सीट जीत पाई थी महागठबंधन। 7 में से 6 की 6 सीटें वो महागठबंधन हार गई थी और एनडीए जीत गया था। वहां से आगे बढ़िए बेगूसराय, वहां गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, और वो इलाका आरजेडी के लिए बहुत आसान कभी नहीं रहा है। वहां से आप आगे बढ़ें, आप जैसा बता रही हैं, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, पप्पू यादव के प्रभाव वाला इलाका। पप्पू यादव भी एक प्रॉब्लम है आज की तारीख में। बेगूसराय में जैसे कन्हैया कुमार को लेकर के हमेशा एक असहज स्थिति बन जाती है कि भाई तेजस्वी उनको कहाँ प्लेस करते हैं, वो साथ में हैं भी या नहीं भी। राहुल गांधी इंसिस्ट करते हैं कि वो साथ में हैं और कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा है। तेजस्वी यादव उसको मानते नहीं है, ऐसा संदेश जाता है। वो बेगूसराय में होंगे और बेगूसराय में अपनी ताकत दिखाएंगे। और बेगूसराय में भले ही भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है, एनडीए अच्छा करता है, लेकिन कमज़ोर स्थिति नहीं है वहाँ पर महागठबंधन की। क्योंकि मत भूलिए कि बेगूसराय का ही इलाका है जो कि वामपंथ का गढ़ कहा जाता है। अभी भी अगर बिहार में कुछ जगहों पर वामपंथ मजबूत है, तो उसमें एक बेगूसराय का भी इलाका उस क्षेत्र को माना जाता है। वहाँ से आगे बढ़े, मैंने नाम लिया पप्पू यादव का, चाहे वो सुपौल हो, चाहे वो मधेपुरा हो। पूर्णिया से तो वो सांसद हैं ही, पर इन जगहों से भी या तो वो या उनकी पत्नी सांसद रह चुके हैं। मधेपुरा से वो खुद रहे हैं, सुपौल से उनकी पत्नी रही हैं। तो ये उस इलाके में जाकर के एक वैकल्पिक यादव नेतृत्व खड़ा हो गया है वहाँ पर पप्पू यादव के तौर पर। नहीं, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी पहुँच रहे हैं। वहाँ से वो समस्तीपुर की तरफ आते हैं। समस्तीपुर का इलाका एनडीए का इलाका कहलाता है। वहाँ पहुँच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी दिन जो कि 20 तारीख है शायद, वहाँ वो वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली आज की तारीख में एनडीए बहुल क्षेत्र कहा जाता है। वैशाली की एक सीट से केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, जो कि कहा जाता है कई अर्थों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरा भी हैं। वो हैं वहाँ, यादव समुदाय से वो आते हैं। चिराग पासवान उसी वैशाली की दूसरी सीट हाजीपुर से वो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो इन सब इलाकों में कहीं आरजेडी मजबूत है और कहीं आरजेडी बहुत कमज़ोर है, और इसीलिए इस पूरे रूट को अगर आप देखें तो इस तरह से चुना गया है।
टोटल मेरे ख्याल में 66 सीटें आती हैं, जहाँ तक ये रूट का आपने जिक्र किया, और इन 66 सीटों में ज़्यादा सीट जीता हुआ है एनडीए के द्वारा। तो बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में तेजस्वी घूमे, क्योंकि तेजस्वी से बड़ा चेहरा इस वक्त महागठबंधन के पास कोई है नहीं। वो घूमे इस क्षेत्र में, और यहाँ टैली अगर इम्प्रूव होती है, अगर इम्प्रूव हो, जैसे सुपौल का नाम लीजिए, अब सुपौल में एक भी महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं जीत पाया था, एक भी जीत नहीं पाया था महागठबंधन का उम्मीदवार, 0। तो ऐसे में जैसे जहानाबाद में 0 एनडीए का हो गया था, सुपौल में 0 हो गया था महागठबंधन का। तो इसी तरह से अगर नालंदा में देखिए, जैसे हमने नाम लिया, 7 में से 6 सीटें एनडीए जीत गया। तो इन इलाकों में अगर बेहतर होता तो फासला तो पिछली दफा 10-12 सीटों का ही रह गया था ना, बिल्कुल। तो वो तो पूरा हो सकता था। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि इन जगहों को प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, और ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इस बार चेहरों की भी लड़ाई है। उम्मीद है कि वो फासले कम हो जाए इस बार, वो भी कम होंगे, और चेहरे उससे टकराना है। अगर आप नालंदा में है तो नीतीश जी का चेहरा है, वो देश के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पर साथ ही साथ नालंदा के बेटे हैं, उनके हिसाब से ही सारी सीटें वहाँ पे तय होती हैं। आगे बढ़ जाइए, गिरिराज सिंह का प्रभाव है, बेगूसराय में है। आगे बढ़ जाते हैं उस क्षेत्र में जो सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, वो वहाँ पर पप्पू यादव बड़े पावरफुल हैं। इस तरफ आ जाइए आप, वैशाली में हाजीपुर चिराग पासवान, नित्यानंद राय बहुत पावरफुल है। तो चेहरों की भी लड़ाई है, और हर चेहरे को अगर कोई एक आदमी टक्कर दे रहा है तो उसका नाम तेजस्वी यादव। जहानाबाद पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने सबसे पहले उन मुद्दों पे बात की जो बीते दिनों प्रधानमंत्री कह रहे थे कि घुसपैठियों को हम बाहर फेंकेंगे, उन्हें मौका नहीं देंगे, और इसी को तेजस्वी यादव ने सबसे पहले टारगेट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो बातें घुमाने के लिए और लोगों से कनेक्ट करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, मुद्दों को ढकने के लिए। तो क्या ये जो बातें तेजस्वी यादव ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में, ये लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं है? देखिए, इमीडिएटली नेक्स्ट डे चल पड़े हैं तेजस्वी यादव, और जो सबसे प्रमुख मुद्दा आज बिहार के तमाम अखबारों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अखबार छपे हैं, तो उसमें घुसपैठिए का सवाल जो प्रधानमंत्री ने उठाया है, वो ये भी कह रहे हैं कि इतने टाइम से प्रधानमंत्री, बीजेपी सत्ता में है, तो इतने टाइम से घुसपैठियों को क्यों नहीं हटाया गया, क्यों, किसने रोका है प्रधानमंत्री को? देखिए, सवाल में तो तर्क है, क्योंकि अगर घुसपैठ पिछले 11 सालों में हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि पिछले 11 साल में केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिल्कुल, राज्य में एनडीए की सरकार है। तो इसके लिए किसको दोषी ठहराएं? कोई एक ऐसा एजेंसी जो कि इसका दोष ले, वो काम कर रहा है निगरानी में किसके? केंद्र या राज्य सरकार के। और केंद्र और राज्य सरकार में एक कंसिस्टेंट एनडीए की प्रेजेंस हम दर्ज कर सकते हैं। तो फिर जाहिर है कि इस पक्ष को आगे लेकर के जाने का हक बन जाता है तेजस्वी के लिए। वो बोल सकते हैं इस बात को कि मैं तो सत्ता में था नहीं, तो अगर घुसपैठिए आए जैसा कि कहा जा रहा है तो फिर वो कैसे आए? उसके पहले की बात छोड़िए, पिछले 11 सालों में ऐसा कैसे हो गया? पर यह है कि घुसपैठिए का जो सवाल है, इस सवाल को लेकर के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम थी, उसने झारखंड में भी, आपको याद होगा, मुद्दा बनाया था, और झारखंड में भी ये रियल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि केवल चुनावी गणित के लिए बोला जाता है। वहाँ भी जो डेमोग्राफी है उसमें चेंजेस आ रही हैं। ट्राइबल्स की संख्या कम हो गई है कुछ जिलों में, और ट्राइबल्स की संख्या कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये अपने आप में एक रियल इशू था, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। पर देखिए आप, पर नरेंद्र मोदी ने तो डायरेक्ट ही मतलब गठबंधन वालों को ब्लेम कर दिया इसके लिए। जब वो कल भाषण दे रहे थे, जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमने कल जैसा कि बाइट भी चलाई थी, उसमें वो कह रहे थे लगातार कि ये जो गठबंधन वाले हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है, और वो ब्लेम कर रहे थे। तो इस बात पे हो सकता है तेजस्वी यादव ने ये जवाब दिया है, या फिर ये एक रियल इशू है जिसको तेजस्वी यादव ने सवाल के तौर पर पूछा है? पर अगर ये रियल इशू उठाया गया है जैसा कि हम लोग भी कह रहे हैं, पर उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है? पॉलिटिकल फॉलोआउट ये है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हार गई। बावजूद इसके कि इस मुद्दे को उठाया गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, और मुस्कान, उन इलाकों में सीटें हारी भारतीय जनता पार्टी जिन इलाकों में सचमुच का ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो इलाके हैं झारखंड के, जहां बार बार निशिकांत दुबे कहते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता की यहाँ पर बहुत
बांग्लादेशी आ गए हैं, उन इलाकों में भी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं हुआ। तो एक बार ये मुद्दा झारखंड में फेल हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे खूब उठाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विश्वास है इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए उन्होंने फिर से इसको बिहार में भी उठाया और बड़ी प्रमुखता से, बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री ने इसको उठाया है। अब हमें यही देखना है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कितनी प्रमुखता देती है, क्योंकि चुनावी तौर पर झारखंड में इसका लाभ नहीं हुआ था। सवाल यह है कि तेजस्वी जिस तरीके से ये यात्रा कर रहे हैं, वो राहुल गांधी को या फिर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि जो असली जनाधार है वो आरजेडी के पास है, महागठबंधन के पास है, जो पावर है सीट शेयरिंग को लेके, सीटों के बंटवारों को लेके, वो जो पावर और जो अधिकार है वो आरजेडी के पास ही है, महागठबंधन के पास ही है, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो? अमूमन चुनाव में ये देखा जाता है कि जो सीट पहले बांट लेता है वो फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स माना जाता है कि उसने दौड़ पहले शुरू कर दी। लेकिन ये एक ऐसा इशू है सीट शेयरिंग का जो आखिर तक तय नहीं हो पाता है, और ये दोनों गठबंधनों के साथ लागू है। अब हम लोग इस वक्त अगर हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो आपको हम ये बताएं कि आपसी जो द्वंद्व है वो कहीं ना कहीं दोनों दलों के, या यूँ कह लें कि महागठबंधन के भीतर बहुत ज़्यादा है, तो एनडीए के भीतर भी बहुत ज़्यादा है। महागठबंधन के भीतर का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि कुटुंबा एक विधानसभा है, वहाँ पर 13 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया कांग्रेस ने, और उसने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, आरजेडी के भी लोग आए। एक आदमी आरजेडी का नहीं पहुँचा, और उनकी ये नाराज़गी थी, ये बताना था कि देखिए आप तो हमें एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, ऊपर से आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं पर हमारी ताकत उसमें जोड़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ड्यू दीजिए, आप देते नहीं हैं, तो वो गए ही नहीं। और अब तो मैंने ये सुना है कि आरजेडी ने उसी कुटुंबा में अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपसी जो टसल जो है जो एक तनाव है वो तो है ही, वो तो है ही। अब दूसरी बात यह है कि इस बात को लेकर के चले सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच जो माजरा है वही कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी है। कांग्रेस को ये लगता है कि 70 सीटें हमें दी तो गई थी पिछली दफा, पर ऐसी सीटें हमें दे दी गई थी जो विनेबल थी ही नहीं, जिनको जीता ही नहीं जा सकता था। तो आपने आंकड़ा दे दिया था, हमें सीटें नहीं दी थी। देयर इज अ गुड सीट, देयर इज अ बैड सीट। तो गुड और बैड का ये जो कॉम्बिनेशन है ये हर पार्टी के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महागठबंधन के भीतर जितने बैड सीट हैं वो हमें आप दे दें और गुड सीट आरजेडी रख ले, तो फिर हमारे लड़ने का क्या फ़ायदा है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हमें वो भी दीजिए। और एक और बात सामने आ गई है कि अगर हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे तो आप हमें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए कि हमारे नेता जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा आप कहिए। अब ये जो पेच है ये तो आपस में जाहिर है कि ऐसा लगता है जैसे कि आप प्रतिद्वंदी से बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में खुद में ही लड़ रहे हैं। और इसीलिए हमेशा इन सब मौक़ों पर मैंने पाया है कि जो राजनेता होते हैं ना, वो ज़मीन से ताकत बटोरते हैं, वो लोगों के पास चले जाते हैं। और लोगों के पास जब जाते हैं, जब भी कोई विपत्ति आती है, राजनीतिक चुनौती आती है, तो लोग बाग निकल जाया करते हैं। और जब वो पैदल चलने लग जाते हैं और तो जनसमूह उनके पास आता है, वो तय कर देता है कि आप सही हैं या गलत है। आप याद करें भारत जोड़ो यात्रा, माफ़ करें, राहुल गांधी ने जो निकाल दिया, और वो इतनी बड़ी 4000 किलोमीटर की यात्रा चली, वो यात्रा ऐसी हो गई कि राहुल गांधी को उसने राजनीति में एक पुनर्जन्म दे दिया। उसी प्रकार जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भारत छोड़ो यात्रा निकल पड़े थे गांधी जी, और यात्राओं का वो जो सिलसिला है ना, वहां से शुरू हुआ। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से मतलब वो डांडी मार्च से लेकर के वो भारत जोड़ो यात्रा तक का जो सिलसिला है, मार्च के जरिए लोगों के बीच जा करके, और ये जो क्रूशियल सीट का फैसला आपस में होना है, उसके पहले लोगों के बीच जाकर के एक असर्ट करने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं। अमित शाह को लेकर क्या कहेंगे? अमित शाह भी अब बिहार में एंट्री लेने वाले हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सीटों को लेकर और कई तरह की रणनीति को लेकर बात होने वाली है। क्या कुछ होने वाला है आने के बाद? अमित शाह और ये जो पूरी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने बहुत ही बारीकी से उसको ऑब्जर्व किया है जो यात्रा चली अभी हाल।
राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर अधिकार तो क्या यात्रा। बीजेपी डर गई है, डर लगने लगा है इसको उन्हें? डर कहिए या इसको ये कहिए कि हमेशा आप सतर्क रहते हैं कि क्या हो रहा है और सामने की चुनौतियों के अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो कोई नहीं मानेगा कि हम डर गए हैं, लेकिन उन चुनौतियों से अपने आप को रीस्ट्रेटजाइज करने की जो ज़रूरत है, तो इसीलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, नड्डा जी भी गए हैं, अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, सब लोग वहां पर मौजूदगी इसलिए दर्ज करा रहे हैं कि कोई वैक्यूम नहीं है। आज की तारीख में सब बेहतर जानते हैं कि नीतीश जी की तबीयत, उनका स्वास्थ्य उस प्रकार का नहीं है जो साल 2020 का था। तो जाहिर है कि ऐसे में सारी कमान और सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, जो स्टेयर करना है वहाँ पर एनडीए को। तो जाहिर है कि वो पहुँच रहे हैं। अब वो इसलिए पहुँच रहे हैं कि जो इंडिविजुअल सीट्स हैं उसमें पाया ये जा रहा है कि पिछली बार और इस बार में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर चिंक्स हैं, जहां कुछ कमजोरियां अनुभव की जा रही हैं। तो इसके पहले की सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो और सबों को पता है रफली उनको कितना मिलना है, वो बीजेपी को भी पता है, जेडीयू को भी पता है, एलजेपी को भी पता है, तो अपनी सीटों में क्या करना है। और मेरी जानकारी अगर सही है तो एक एजेंडा लेकर के अमित शाह जा रहे हैं और उस एजेंडा में ये है कि अगर पिछली बार आपकी हार या जीत बहुत कम अंतरों से हुई है, अगर हारे बहुत कम अंतर से हैं आप, तो आपकी कंफर्म है इस बार की टिकट। लेकिन जो अगर गैप आप है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप जीते हैं मात्र 1000 वोटों से, और ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर 1000 वोटों से ही जीत हुई थी, 11 सीटें हैं ऐसी जहां तक 1000 वोटों से, तो बहुत बारीक आकलन की जरूरत है कि इस व्यक्ति को दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति बैठा हुआ है और उसे इस बार टिकट अगर दे देगा सामने वाला पक्ष, तो पता चला कि एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की है, वो इन्हें हरा देगा। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि ऐसी करीब करीब 13 सीटें हैं जहां पर हार जीत का फासला मात्र 5000 का था। अब ऐसी सीटों पर एक आकलन करवाया जा रहा है कि भाई ये व्यक्ति हमारे लायक है भी कि नहीं है। ये भी पाया जा रहा है कि 70+ जो है वो कैंडिडेट जितने हैं, और करीब 6 से लेकर के 8 तक इस तरह के कैंडिडेट पाए जा रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अब इनको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि सामने में तेजस्वी है, तो वो एक युवा जोश लेकर के एंटर कर रहे हैं। आप अगर एक 70+ के उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो कहीं आप डिसएडवांटेज में तो नहीं चले जाएंगे। फ्रेश चेहरे की लड़ाई है। फ्रेश चेहरे में 30 to 35% एक संकल्प है कि हमें फ्रेश चेहरे भी डालने हैं और युवा चेहरे डालने हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको अपना एक पहचान बनाना चाहती है और इस सब एजेंडे को फोर्स थ्रू करने के लिए एक मजबूत पर्सनालिटी की जरूरत है, जो बिहार स्तर पर नहीं करा सकता है। उसके लिए केंद्र से और खास तौर पर अमित शाह की जो पर्सनालिटी है वही मायने रखती है। वरना आप टिकट काट दें किसी का, वो हंगामा कर देगा अगर वो सिटिंग एमएलए है कि आप कैसे काट दिए। तो इन सब एजेंडा के साथ वो पहुंच रहे हैं और जाहिर है उनकी यात्रा पर ये जो यात्राएं चल रही हैं तेजस्वी की, राहुल की, इन सबों का प्रभाव तो है ही, और एक प्रतिक्रिया के तौर पर आप देख सकती हैं। पर कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके बहुत टसल है। अब तक कोई ऐसा फरमान नहीं आया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी तरह की बात नहीं हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। क्यों, क्या ऐसा है जो रोक रहा है? बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत जबरदस्त खींचतान मचा हुआ है, कुछ भी ऊपर नहीं आ रहा है। और ये जो शांति आपको दिखाई पड़ती है, भीतर चल रहे तूफान के बारे में हमें पता नहीं है, हर दिन हो रही है। कभी जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम तो 100 सीट पर लड़ जाएंगे, उन्हें 10 सीट भी नहीं मिलेगा, ये बात भी क्लियर है, या 10 सीट मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। मैं उस दिन एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती, उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा आंकड़ा 43 से लेकर के 137 तक है, क्योंकि वो पिछली दफ़ा अकेले लड़े थे, तो 137 तक के बीच में हम कहीं पे खड़े होंगे। तो इतनी सीटें कहाँ हैं? अगर इतनी सीटें देने लग जाएंगे तो बिहार में 500 सीटों की ज़रूरत पड़ जाएगी, पर है तो 243 सीट, और उसमें जेडीयू और बीजेपी जो हैं वो सबसे ज़्यादा सीट लेंगे, ये भी तय है। तो ऐसे में कैसे एडजस्ट करें, इसके लिए बहुत हंगामा है। और यही हंगामा हम लोगों ने अभी बात की ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, चिंता हो रहा है, जो चिंता की बात लगती है दोनों गठबंधनों को, कि जो पीके फैक्टर है प्रशांत किशोर का, सब मानते हैं कि वो कोई सरकार बना देंगे अरविंद केजरीवाल की तरह, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा उम्मीदवार वो खड़ा ना कर दें, हर जगह पर वो खड़ा करेंगे उम्मीदवार, कि हमें नुकसान पहुंचाएगा या आपको नुकसान पहुंचाएगा। भाई दो ही गठबंधन लड़ने हैं, एक राहुल तेजस्वी वाला गठबंधन और एक मोदी नीतीश वाला गठबंधन। अब इसमें से वो किस जाति का उम्मीदवार कहाँ
खड़े कर देंगे और उसमें पता चला कि हमारा नुकसान हो गया, सब इस बात से भी डरे हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि पीके का उम्मीदवार कौन है इस क्षेत्र में, उस हिसाब से हम अपना तय करेंगे। तो बहुत सी पेच है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सब मामला गड्डम गड्ढ है और अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ कि बिहार का चुनाव इस बार एक नए जनरेशन का चुनाव है। वो दौर ख़त्म हो गया जिसमें लालू, नीतीश, पासवान वही लोग प्रभावी होते थे। इस बार तेजस्वी, चिराग, पीके और एक सम्राट चौधरी, ये सब अपेक्षाकृत कम उम्र युवाओं के की भीड़ है युवाओं को तय करना है। और कम से कम हम कह सकते हैं कि बिहार की जनता के लिए ये एक अच्छी चीज़ होने जा रही है, जीते कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, एक तरफ सीट शेयरिंग को लेके अब भी पेच फंस रही है और दूसरी तरफ तेजस्वी की यात्रा, फिर अमित शाह की एंट्री। तो आने वाले चुनाव में बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं और किसका चेहरा कहां पहुंचेगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।